तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के साथ। 2 दिन के दौरे पर सिंगापुर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्सव जैसा माहौल बना दिया। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत नाच गाने और ढोल ताशे के साथ किया। प्रधानमंत्री ने भी ढोल पर हाथ आजमाए। होटल के बाहर लोगों ने प्लाकार्ड और पट्टे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। वहां मौजूद एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर राखी भी बांधी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता भारत सिंगापुर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रेसिडेंट, बड़े लीडर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बैठक करेंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ विस्तृत चर्चा की। इसमें दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने, ट्रेड बढ़ाने और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने सुल्तान के साथ आसियान से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हाई कमीशन के नए भवन का उद्घाटन भी किया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे को ऐतिहासिक बताया है। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के 40 साल पूरे हुए हैं और आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब बात बाजार की 13 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। हालांकि खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकवरी मोड में रहा। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 203 पॉइंट चढ़कर 82,353 पर और निफ्टी 81 पॉइंट गिरकर 25,199 पर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं आज किन सेक्टर्स में एक्शन और कहां सुस्ती दिखी? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली जो क्रूड के बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं यहां हमको खरीदारी देखने को मिली। खास करके एशियन पेंट में लगभग 2.5% की तेजी। HUL अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी 1% का आपको तेज रुझान देखने को मिला। लूजिंग साइड पे अगर हम देखें तो क्लियरली IT स्टॉक्स और गैस स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत मिली। विप्रो की बात करें, ONGC की बात करें तो यहाँ दबाव था। मेटल्स में से हिंडाल्को और कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत गिरावट का माहौल रहा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको मजगांव डॉक यानी जो येस्टरडे डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स का ऐलान हुआ, उसके बाद स्टॉक में आज भी लगभग 7% की तेजी। बायोकॉन, प्रेस्टीज एस्टेट्स और क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से HPCL में खरीदारी आपको देखने को मिली। लूजिंग साइड पे ऑयल इंडिया था, फोर्टिस हेल्थकेयर था, फेडरल बैंक, मॉर्गन स्टैनली के डाउनग्रेड के बाद स्टॉक में लगभग 3.5% की गिरावट और इसके साथ BHEL में भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग दबाव देखने को मिला। यतिन, आप हमारे साथ बने रहें। एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। अगले 15 से 20 साल तक मार्केट में रिटेल निवेश बढ़ेगा, ये कहना है हेक्सागन पार्टनर्स LLP के डायरेक्टर तुषार प्रधान का। CNBC आवाज से खास बातचीत में तुषार प्रधान ने कहा कि भारत की मार्केट अब मैच्योर हो रही है और भारत में इक्विटी कल्चर लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल सुपर साइकिल जब चलता है तो ये उससे ज्यादा ये शब्द को लागू होता है, मगर ग्लोबली ऐसे कोई संकेत नहीं है जिससे कि हम कहेंगे कि आगे जाके सुपर साइकिल बन सकता है। मगर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, स्पेशली इन सर्टन एरियाज वेयर ईदर देयर इज चाइना +1 स्ट्रेटजी या डोमेस्टिक डिमांड ही ऐसे बढ़ेगी और पेनिट्रेशन जहां से बढ़ता है किसी सेक्टर में, उससे आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल की तरफ से ये 2-3 साल ऊपर रह के नीचे आएगा, ऐसा नहीं मान सकते और ये सुपर साइकिल बन सकता है। सुपर साइकिल जनरली बिटवीन 7 to 8 years लास्ट होता है और ये काफी स्ट्रांग होता है फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। तो ये सब कहना एज अ मार्केट काफी स्ट्रांग होगा इस समय, मगर मैं समझता हूँ कि इंडिया इज प्लेस्ड इन अ यूनिक। कोई भी मार्केट सेंटिमेंट में गिरावट या ऐसी कोई सेंटिमेंट का अभाव हो जाए तो मैं समझता हूँ ये कंपनीज उस वैल्यूएशन रिस्क से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली ने प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों पर एक रिपोर्ट निकाली है और क्या कुछ रिपोर्ट की डिटेल्स हैं जानते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं रिपोर्ट्स की डिटेल क्या है?
मॉर्गन स्टैनली की जो आज बड़ी रिपोर्ट आई है बैंकिंग पे, यहाँ इनका प्रेफरेंस क्लियरली बड़ी लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे है। उन्होंने स्मॉल कैप और छोटी बैंकों में टारगेट काटे हैं, पीएसयू बैंकों के भी टारगेट काटे हैं और क्लियर एक प्रेफरेंस जो है प्राइवेट बैंकों की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनको लगता है कि मिड साइज प्राइवेट बैंक में भी स्ट्रक्चरली चैलेंजिंग है इस पर्टिकुलर साइकिल में, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है और सरकारी बैंक्स की जो अगर तुलना की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस करंट ग्रोथ सिनेरियो सामने आता है, जिसके कारण उनका प्रेफरेंस क्लियरली प्राइवेट बैंक की तरफ दिखाई पड़ रहा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इनके टॉप पिक रहे हैं। छोटे बहुत मार्जिनल टारगेट कट किए हैं, लेकिन अगर हम बात करें, उन्होंने एक डाउनग्रेड किया है आपका प्राइवेट बैंक्स का, खास करके फेडरल बैंक में टारगेट 185 कर दिया है जो पहले 200 था। अगर हम आरबीएल की बैंक की बात करें तो टारगेट प्राइस 50 रुपए से काट के अब 210 रुपए कर दिया है। पीएसयू बैंक की बात करें तो एसबीआई पे भी इन्होंने टारगेट काटा है, नया टारगेट अब 800 रुपए है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक जैसे कंपनीज पे टारगेट भी काटे हैं और रेटिंग भी अब अंडरवेट कर दी है। शुक्रिया रतन इस पूरी जानकारी के लिए। रेमंड से डीमर्जर हुई रेमंड लाइफस्टाइल की कल लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग से पहले कंपनी के सीईओ सुनील कटारिया ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि कंपनी नए स्टोर्स और गल्फ देशों में कारोबार बढ़ाने पर फोकस करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस साल शादियों का सीजन बेहतर रहने से आय डबल डिजिट की उम्मीद की जा रही है। सुनील कटारिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कंचन नौटियाल ने। सीजन से किस तरीके की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज स्ट्रांग उम्मीद है क्योंकि सी वी आर अ वेडिंग लिंक ब्रांड, जैसे मैंने बोला इंडिया के सबसे डोमिनेंट वेडिंग इंडेक्स ब्रांड हैं हम। और इस बार पहले एक यूनिक ऐसा केस हुआ कि फर्स्ट हाफ वेडिंग सीजन बिल्कुल ही ब्लैंक गया था, बिकॉज इस बार वेडिंग डेट्स नहीं है। अब इंडिया में शादियां तो डेट्स के हिसाब से होती है, बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट बीइंग एस्ट्रोलॉजी एंड राइट ऑस्पिशियस डेट्स एंड राइटली सो आल्सो। सो इस बार वो डेट्स की कमी थी और वो सारा बैकलॉग जो है वो अब सेकेंड हाफ में आ रहा है। इंडिया इन गोइंग टू सी 15 नवंबर के आसपास से अगले 6 महीने तक करीबन 45 से प्लस वेडिंग डेट्स हैं इंडिया में, विच अगेन इज़ अ वेरी बिग बैंग ऑफ डेट्स विच इज़ इमर्जिंग। तो हमारी उम्मीद ये है कि जितना भी बैकलॉग जो पहले पार्ट ऑफ द ईयर में हमारा मिस हुआ है वो विल मोर देन मेकअप इन द सेकेंड हाफ एंड दिस विल बिकम अ वेरी बम्पर वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन फॉर अस। तो इस फेस्टिव सीजन से कितने रेवेन्यू की उम्मीद? डबल डिजिट रेवेन्यूज करेंगे हम। पीएमओ इस हफ्ते फेम 3 पॉलिसी पर एक अहम बैठक करने जा रहा है। स्वैपेबल बैटरी को लेकर एक बड़ा फैसला भी इस मीटिंग में हो सकता है। क्या है डिटेल्स जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं, फेम 3 को लेकर क्या बड़े फैसले हो सकते हैं इस बैठक में? जी, फाइनली ये जो पूरी पॉलिसी है ये पीएमओ के टेबल पे आ चुकी है और इसलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस फेम 3 पॉलिसी के लिए। इस सप्ताह पीएमओ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है और कुछ क्वेरीज की थी पूरी पॉलिसी को लेकर, जिस पे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आया है। पिछले कुछ दिनों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी है, कई सारे सुझाव दिए हैं, उन सभी पे चर्चा हुई होगी। जो मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट हैं जिन पर जो एजेंडा में रखे गए हैं। पहले तो जो इंसेंटिव्स और क्लेम्स हैं उनको कैसे आसान बनाया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। दूसरी, स्वैपेबल बैटरी को शामिल करना है या नहीं करना है, उस पर चर्चा हो सकती है। और फेम 2 में हमने देखा था कि बहुत सारे कुछ लूप होल्स थे, कुछ गड़बड़ियां आई थी, तो एक फेल सेफ मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और इन पे कुछ मामूली बदलाव किया जा सकता है। जो मौजूदा ड्राफ्ट है ये उसके आधार पर, और इस पे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से पूरा एक सजेशन मांगा गया है। कई सारे इंडस्ट्री के साथ मीटिंग्स हो रही थी और अभी तक जो हमें सूत्र बता रहे हैं, फेम 3 पॉलिसी लगभग उसी लाइन पे रहेगी जैसी जो मौजूदा ईएमपीएस पॉलिसी है। टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगे, उसी की कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन कुछ बदलाव रहेंगे। एक नई कैटेगरी लाई जाएगी जो कि न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की होगी, जिसमें चाहे वो ई ट्रक्स हो, ई ट्रैक्टर्स हो, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें ई बसेस को लेकर काफ़ी जो 9 बड़े महानगर हैं उनके लिए एक बड़ी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है और फास्ट चार्जिंग पे खास फोकस रहने वाला है। तो थोड़े बहुत बदलाव होंगे, लेकिन मोर और लेस 2 साल के लिए पॉलिसी रहेगी और वो जो मौजूदा ईएमपीएस पॉलिसी है उसी की लाइन पे हम आगे देखेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि फाइनली जो हाईएस्ट ऑफिस है वहां तक ये पहुंच चुका है और इसके बाद अगर मंजूरी मिलती है तो सीधा कैबिनेट में जाएगा।
शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। जेबीएम ऑटो को फेम 1 और फेम 2 स्कीम से काफी मदद मिली है। कंपनी के पास फिलहाल 5500 बसों का ऑर्डर भी है। क्लीन एनर्जी, ईवी, फेम 3 सहित कई मुद्दों पर हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने कंपनी के सीएमडी निशांत आर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। पॉलिसी जल्दी ही आनी चाहिए और गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है इस पे, इसीलिए काफ़ी इंडस्ट्री के इनपुट्स को लिया जा रहा है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट वेरी होलिस्टिक सो दैट इट कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड addresses all segments. So therefore that is what is taking time, and I think it is in the interest of the industry that it does come in next 1 or 2 months itself. And that is what all of us are looking for, and I heard that today the minister has also committed the same just now as we speak. हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। बसेस तो पहले से ही शामिल है और ये माना जा रहा है कि बसेस के लिए भी एक अच्छा इंसेंटिव फेम 3 में होगा, एक अच्छा आउटले होगा। कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक अच्छे बेनिफिशियरी भी रहे हैं इससे पहले की जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं, कितना ज़रूरी है बसेस के लिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बस एक आम आदमी को सपोर्ट करती है। 90% लोग हिंदुस्तान में आज के दिन एक न एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं रोज़, तो उस आम आदमी के लिए एक बस ही एक जरिया है जो कि सबसे लग्जूरियस, कंफर्टेबल, सेफ्टी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से कनेक्ट करता है। तो इसीलिए और गवर्नमेंट का फोकस और हम सब का फोकस एक आम आदमी है कि उसके लिए हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, तो उन्हीं को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी था। इवन फेम 2 में बस सेगमेंट को 40% प्लस एलोकेशन था ऑफ द फेम 2 सब्सिडी, और करंट स्ट्रक्चर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी सब्सटैंशियल फोकस होगा। बाकी सेक्टर्स को भी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन दी जाएगी और उनके रिक्वायर्ड एलोकेशन दिया जाएगा, बिकॉज सभी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पर बस सेक्टर एक आम आदमी फोकस करता है, तो आम आदमी हिंदुस्तान की मेजर पॉपुलेशन है जिसको हम केटर करना चाहते हैं। सरकार ने चीन से स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन से भारत में स्टील की डंपिंग चिंताजनक है और घरेलू स्टील इंडस्ट्री को राहत देने के लिए वो पीएमओ और वित्त मंत्रालय से बातचीत करेंगे। They are suffering, our Indian steel manufacturers. Another side, China's dumping huge quantity. They are facing the problem. We have, our Prime Minister's vision is by 2030 we have to reach 300 million production actually. For that actually, if we are not going to give some security to our industries, our manufacturers, it will be great difficult. चीन और दूसरे देशों से हो रहे स्टील डंपिंग पर जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल से विस्तार में बातचीत की हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। देखिए। कुछ देश चाइना, कोरिया, वियतनाम, जापान से भी बहुत अधिक मात्रा में, पहले के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में स्टील का आयात हो रहा है, और वो जो आयात हो रहा है वो बहुत कम दामों पर हो रहा है। ये सभी कंट्रीज़, इनके अंदर जो कंपनियां हैं वो अपने घरेलू बाज़ार को बचा के रखने के लिए वहाँ तो महंगा बेचते हैं, और जो सस्ता माल है, सस्ता माल को वहाँ वो इंडिया में डंपिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम अपने देश के स्टील उद्योग की बात करें तो हमारे देश के स्टील उद्योग जो है वो लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री वो बिजली को भी सब्सिडाइज करती है, ज़्यादा दाम में बिजली खरीदती है ताकि बाकी लोगों को बिजली सस्ती मिल सके। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टील का निर्माता है, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसको बचा के रखना ताकि हम और बढ़ सकें, और जो सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक हम आज 180 मिलियन टन स्टील बना रहे हैं और दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट हैं, और 2030 तक हम इसको 300 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी हो, जिसके अंदर करोड़ों लोग इसमें काम करेंगे, और पूरे देश को बनाने के लिए, पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए उसके अंदर स्टील की एक बहुत अहम भूमिका है। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। क्या रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा की चुनावी कुश्ती में उतरेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट भी की है। कांग्रेस की चुनाव समिति ने हरियाणा के लिए 34 उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर ली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच हरियाणा के पार्टी इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा कि जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी। विनेश और बजरंग की उम्मीदवारी की अटकलों को भी बाबरिया ने खारिज नहीं किया। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज जम्मू कश्मीर के रामबन से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। बेहद आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर में एलजी के शासन पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और प्रधानमंत्री के तेवर बदल चुके हैं। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर राजनीति गरमाने लगी है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीएम योगी ने सपा के सत्ता में आने पर प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर मोड़ने वाले बयान पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बुलडोजर पर एक का हाथ फिट नहीं हो सकता। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। जनता न जाने किसके हाथ में स्टीयरिंग सौंप दे, ये सरकार अहंकार में बुलडोजर चला रही है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई में सख्ती दिखाई थी। घरों को गिराने की कार्रवाई पर सवाल भी उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द दिशा निर्देश जारी करने की बात कही थी। इसके बाद से ही सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने रेप और मर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बंगाल स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल काउंसिल ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। काउंसिल ने संदीप घोष को निलंबित कर दिया गया।
कल ममता सरकार ने विधानसभा से एंटी रेप अपराजिता बिल पास कराया है। क्या है ये कानून? कोलकाता रेप मर्डर केस का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है या फिर कानून में वाकई दम है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। भोपाल में सरोजिनी नायडू स्कूल की छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने स्कूल के बाहर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साई छात्राओं ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की। छात्राओं का आरोप है कि उनसे क्लासरूम की सफाई करवाई जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल में लेट आने पर टीचर घंटों बाहर धूप में खड़ा रखती हैं, जिसकी वजह से कई बार छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। चलिए अब बात पेरिस पैरालंपिक की, जिसमें आज भारत को एक और मेडल हासिल हुआ है। सचिन खिलाड़ी ने मेन शूट पॉट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं गोल्ड मेडल कनाडा के ग्रेव स्टीवर्ट ने जीता है। साथ ही क्रोएशिया के बाकुविक लुका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले तेलंगाना की दीप्ति जीवांजी ने 400 मीटर T20 मुकाबले में ब्रॉन्ज जीता। और आपको बता दें, भारतीय खिलाड़ी ने अब तक इन पैरालंपिक खेलों में 21 मेडल जीत लिए हैं। इनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे। ऐसे में भारत ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने पोस्ट किया है कि हमारे पैरालंपिक दल ने देश के लिए अब तक सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। यह हमारे एथलीटों के समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हर एक खिलाड़ी को बधाई। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। IIT, IIM जैसे संस्थानों में पढ़ने के बाद अक्सर ये लगता है कि प्लेसमेंट से लेकर सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा ही होगा, लेकिन हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, IIT, IIM में लगातार गिरते प्लेसमेंट पैकेज की आखिर क्या है वजह? इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।